मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की 37th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे की क्लास में आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं उन सारे कंसेप्ट को। तो मैं थोड़ा सा अगर हिंट दूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं, तो वो हिंट ये होगा कि जो सक्सेसिव पार्ट था, क्रमिक आपका इंक्रीज डिक्रीज की कंडीशन अगर आप देखें तो पढ़ा था आपने, तो उस केस में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, वो रेशियो मेथड अगर याद हो या वो फॉर्मूला याद हो जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन किया था मेरे साथ आपने, अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे साथ अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो आपने पढ़ा था पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, और कौन सा आपने पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट था जो मैंने बोला था सक्सेसिव पार्ट है, जिसमें a प्लस बी वाला कंसेप्ट भी यूज किया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, या फिर रेशियो मेथड की बात हम लोगों ने वहां पर दोनों तरीके डिस्कस किए थे। कब कौन सा तरीका अप्लाई करना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए आज की क्लास में जो क्वेश्चन है उन कंसेप्ट से रिलेट करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी इज 77.77% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। फॉर द नेक्स्ट 2 years the population of A increases by X% per year and that of B decreases by the same percentage per year. After 2 years, if the population of A and B becomes equal, then the value of X is. मतलब क्वेश्चन ये है कि टाउन बी की पॉपुलेशन, टाउन बी की जनसंख्या टाउन ए की जनसंख्या से 77.77% अधिक है। अगले 2 वर्ष के दौरान टाउन जो सर ए की जनसंख्या x% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, और जबकि टाउन बी की जनसंख्या x% प्रति वर्ष की दर से घटती है। और यदि 2 वर्ष के बाद ए तथा बी दोनों शहरों की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो बताइए x का मान क्या है। तो बताइए x का मान क्या है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ के सोच के अगर आप पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद अगर ध्यान से समझे सोचें और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, जो कंसेप्ट है उसको अगर आप ध्यान से अगर समझते हैं, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको आप जानते हैं। कैसे जानते होंगे? जब आप पॉपुलेशन के क्वेश्चन किए होंगे तो अगर आपने याद होगा कि कैसे इंक्रीज करने के केस में कैसे आपका फॉर्मूला यूज होता है, कैसे डिक्रीज करने के केस में फॉर्मूला यूज होता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब अगर हम यहां पर क्वेश्चन की बात करें कि जो पॉपुलेशन ए की थी, जो पॉपुलेशन बी की थी, वो कैसे इंक्रीज हुई है पहले वर्ष दूसरे वर्ष, अगर इसके बारे में बात करें तो उससे पहले हमें यह देखना होगा कि पॉपुलेशन ए, जो टाउन ए की पॉपुलेशन थी और जो टाउन बी की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उनमें क्या रिलेशन दिया गया है, ये आपको पहली इंफॉर्मेशन है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। टाउन ए की पॉपुलेशन 77.77%, मतलब अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 7/9 होगा। कैसे? अगर आपको याद हो 11.11% जो होता था 1/9, तो अगर ये देखें तो ये 11.11% का ये कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स, और अगर इसका 7 टाइम्स है तो इसका 7 टाइम्स करेंगे तो आएगा 7/9, यानी 77.77% जो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 7/9। यानी अब आप यहां से देखें कि जो पॉपुलेशन है बी की, टाउन बी की, वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7/9 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी, ए से। यानी ए, टाउन ए का पॉपुलेशन अगर 9 लेकर के चलें तो बी का पॉपुलेशन उससे 7 अधिक है और 7 अधिक है, तो 9 + 7 16 है। ये इनकी पॉपुलेशन का रेशियो आ गया। इसको अगर रेशियो का साइन हटाएं तो 9x एंड 16x लिख सकते हैं, या 9y एंड 16y लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर लिखा नहीं, उसके नहीं लिखे बगैर भी अगर आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि अगर आप रेशियो का यूज करें तो उसमें लिखें बाद में वो कैंसिल ही हो जाता है। तो अगर उसके नहीं लिखने के बावजूद भी अगर हमारा आंसर आता है तो हम क्यों लिखें? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 9y एंड 16y। 9x एंड 16x इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहां पर टर्म्स दिया गया x परसेंटेज की बात की गई है, तो वो आपने माना है और यहां पर दिया गया है
वो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन माना है कौन सा दिया गया है, क्योंकि लिखेंगे x तो लिखने का तरीका तो वही है। अब वहां पर थोड़े ना ध्यान रखेंगे कि वो वाला जो है कैपिटल x परसेंटेज है तो हम स्मॉल x परसेंट लिखेंगे और आप खुद ही कैलकुलेट करने में भूल जाओगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अगर लिखना भी हो तो 9y एंड 16y लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि जो पॉपुलेशन ए की थी वो इंक्रीज हो रही है। पहले वर्ष इसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, दूसरे वर्ष इसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये x% इंक्रीज हुई है, दूसरे वर्ष भी x% इंक्रीज हुई है। और इसकी पॉपुलेशन जो इस टाउन बी है उसकी पॉपुलेशन पहले वर्ष x% डिक्रीज हुई है और दूसरे वर्ष भी x% डिक्रीज हुई है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो और बताया गया है कि 2 वर्ष के बाद जो बी की पॉपुलेशन होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होने के बाद, और ए की जो पॉपुलेशन 2 वर्ष बाद होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होने के बाद, वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो बताना ये है कि तो बताना है कि x का मान कितना है। अच्छा, अगर x का मान पूछा गया है तो आप आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक बेसिक तरीके की बात कर रहा हूं, वो बेसिक तरीका जो अगर आप अप्लाई करते हैं, कोई क्वेश्चन घुमाया भी जाए तो वो बेसिक पॉइंट अगर आपको पता हो तो कर लेंगे। शॉर्टकट तो हर एक क्वेश्चन का बना दिया जाएगा, वो अलग कहानी है, बट बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए कि टाउन ए की पॉपुलेशन 9 थी, अब ये कितना इंक्रीज हुई, पहले वर्ष x% इंक्रीज हुई, तो अगर x% इंक्रीज हुई तो कितना हो जाएगी, 100 प्लस x%, परसेंटेज का साइन है, 100 प्लस x परसेंटेज है तो नीचे हमने क्या किया 100। मतलब अगर 9% इंक्रीज हुई, अगर मैं कहता हूं कि 9% इंक्रीज हुई मतलब 100 रही होगी तो 9% इंक्रीज होगी, कितना हो गई, 109% हो गई। 100% रही होगी तो 109% हो गई, और 109% का मतलब 109 बाई 100 तो ही होता है ना, यानी कि अगर हम 9% इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस 9 परसेंटेज का साइन है, नीचे 100 हो जाएगा। तो ये आप जो लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक फार्मूला है। तो हमने कहा कि जो पॉपुलेशन थी वो आपको पता है, यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग 9 थी, इंक्रीज कितना हुई x%, यानी कितना हो जाएगी, तो इसका 100 से x बढ़ा दिया, यानी 100 प्लस x% हो जाएगी, परसेंटेज के लिए साइन नीचे 100 लिख दिया। और उसके बाद अगर आपसे बोला गया दूसरे वर्ष फिर से x% इंक्रीज हुई है, तो ये एक सक्सेसिव पार्ट है। फिर अब जो इंक्रीज होगी, अब इस पर इंक्रीज होगी, फिर से आप लिखेंगे इनटू 100 प्लस x बाई 100, दोबारा लिखने की जगह डायरेक्टली पावर यहां पर लगा दिया हमने 2 इजिकल टू, बराबर होनी चाहिए दोनों पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन कितना हो जाएगी, तो इसकी पॉपुलेशन 16 थी और डिक्रीज हुई है x% पहले वर्ष, तो 100 माइनस x बाई 100 हो गई है। और कितनी बार फिर से दोबारा वही माइनस हो रही है, तो 100 माइनस x बाई 100 जो हो चुका उसका होगा, तो डायरेक्टली पावर 2 लगा दिया। और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हो जाती हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होने के बाद, तो हमने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब अगर आप यहां देखें तो रेशियो की बात करते हैं, अगर आप यहां देखें यहां पर भी 100 स्क्वायर आएगा, यहां पर भी 100 स्क्वायर आएगा, तो उसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी आएगा, स्क्वायर इस पर भी आएगा, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। तो इधर कितना बचा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर कितना बचा, तो 100 माइनस एक्स, वो इधर लाते हैं तो नीचे जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ऊपर कितना है 16, और ये उधर जाएगा तो कितना होगा 9। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का, यानी 4/3 का स्क्वायर। तो यहां पर भी दोनों का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर, और ये भी होल का स्क्वायर, यानी अगर इसको हटा करके हमने ये लिखा तो पावर 2 कैंसिल हो गया, तो यानी 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इजिकल टू 4/3। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या नहीं निकलेगी, हाँ निकल जाएगी, कैलकुलेट कर लो ना आप, 3 इंटू 100 300, और 3 इंटू एक्स 3x, मतलब 300 प्लस 3x इजिकल टू, इधर आएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 माइनस 4x। तो अब अगर आप यहां से आगे और बढ़ें, और अगर आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि ये 3x एंड 4x को उधर ले जाते हैं तो कितना हुआ 7x, और इजिकल टू ये 300 जब इधर आएगा तो बचेगा कितना 100, यानी x की वैल्यू आ गई 100/7, और 100/7 कितना होता है, तो आप कह पाएंगे 100/7 होता है 1/7, 14.28 अगर आपको याद हो, या 14 होल 2/7%। तो x% जो है x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 14 होल 2/7% दी गई क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो आप पहले देख लो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आप भी तक पढ़ के समझ सकें।
द एनुअल प्रोडक्शन इन सीमेंट, क्वेश्चन है द एनुअल प्रोडक्शन इन सीमेंट इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू बिजनेस साइकिल्स, द प्रोडक्शन इंक्रीजेज फॉर 2 consecutive years consistently by 6.67% and decreases by 6.25% in the third year. Again in the next 2 years it increases by 6.67% each year and decreases by 6.25% in the third year. Taking 2006 as the base year, what will be the approximate effect on cement production in 2012? अच्छा, एक पॉइंट बात बताइए, जो आप पढ़ते आए हैं तो सक्सेसिव पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, और सक्सेसिव पार्ट लगता है तो आप फार्मूला यूज कब करते हैं? जब फार्मूला आप लिखते हैं, जब फार्मूला जो यूज करते हैं a + b + a × b / 100, वो आपको पता है कि वो तब यूज करते थे जब इंटीजर में इंक्रीज की बात की जा रही हो, और यहां पर सक्सेसिव पार्ट है, और अगर आप देखें तो इंटीजर में बात नहीं की जा रही है, ये पॉइंट वाले परसेंटेज टर्म्स यूज किए गए हैं। तो यहां पर क्या फार्मूला बेहतर होगा या रेशियो? तो आपको पता है रेशियो बेहतर होगा, और इसके बेसिक कंसेप्ट सब आप कर चुके हैं, अगर पीछे की वीडियो देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि एनुअल प्रोडक्शन, सीमेंट की इंडस्ट्री के एनुअल प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है कि जो प्रोडक्शन है वो पहले 2 वर्ष 6.67% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, और तीसरे वर्ष 6.25% की दर से घटता है, और उसके बाद फिर से अगले 2 वर्ष 6.67 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अगले 2 वर्ष बढ़ता है, और जो तीसरे वर्ष है 6.25% की दर से घटता है। तो बताइए 2006 को बेस माना जाए तो 2012 में जो प्रोडक्शन था, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इफेक्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन 2012? तो 2012 में जो लगभग कितने प्रतिशत सीमेंट के प्रोडक्शन में चेंज हो गया 2006 के कंपेयर में? तो अब अगर देखें यहां पर तो ये सक्सेसिव पार्ट है, पहले बढ़ा 6.67% जो हो गया, फिर उस पर 6.67% और बढ़ जाएगा, फिर जो हो गया फिर उस पर 6.25% डिक्रीज हुआ है। उसके बाद फिर बोला गया, अगर आप देखो तो ये बोला यहीं तो जा रहा है कि 2006 को बेस ईयर माना जाए तो पहले वर्ष कितना बढ़ा? तो 6.67%, दूसरे वर्ष कितना इंक्रीज हुआ? तो 6.67%, तीसरे वर्ष कितना डिक्रीज हुआ है? तो 6.25% डिक्रीज हुआ है, चौथे वर्ष कितना इंक्रीज हुआ है? अगले 3 वर्ष के लिए फिर से बोला गया है, अगर ध्यान से समझे तो अगेन इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब इसके बाद 6.67% जो है बढ़ा है, फिर उसके बाद वाला यानी 5th ईयर 6.67% बढ़ा है, और उसके बाद 6th ईयर जो 3rd ईयर इसके बाद वाला था कंडीशन, तो 6.25% डिक्रीज हुआ है। तो अब आप देखिए कि इसके बाद बोला गया है कि बताइए कि उसका चेंज क्या होगा 2006 को बेस मान लिया जाए, कि 2006 में यहां पर 2006 को बेस मान लिया जाए, 2006 में इतना बढ़ा, 7 में इतना बढ़ा, 8 में इतना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, 2012 आ गया। तो 2006 से 2012 तक पहुंचे हम। तो आप अगर देखें, अच्छा अगर ये गड़बड़ हो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है। 2012 तक अगर 2006 के कंपेयर में 2012 का प्रोडक्शन देखें, सीमेंट के इंडस्ट्री जो है उसका प्रोडक्शन देखें तो वो कितना % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अब आप आ जाइए यहां पर जो परसेंटेज टेबल आपने पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 6.67% जो होता था वो आपने याद होगा, किया होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और याद करके आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो 6.67% 1/15 होता है। और अगर आप ये देखें कि 6.25% कितना होता है, अगर आपको याद हो तो आप कह पाएंगे डायरेक्टली कि 1/16। और अगर नहीं याद है, इतनी क्लास करने के बाद भी याद नहीं है, इसका मतलब आपने मन से तो कुछ किया ही नहीं है। तो मन से करिए, अच्छे से करिए। मन से करने का मतलब दिल से करिए, दिल से करने का मतलब कि हाँ चाहत है कि सीखना है। अगर वो चाहत नहीं होगी सीखने की तो आप लिख लिख के कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहत होनी चाहिए कि हमें सीखना है, अच्छा करना है, हमें मैथ अच्छी करनी है और मैथ अच्छा करके अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में। तो उसके लिए आपको दिल से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये सारे हमें पॉइंट याद हो जाएं। और याद करने के लिए रट्टा मारने थोड़े ना बैठेंगे, एक बार देख लें सारे पॉइंट, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। जहां पर अगर आपका इनका यूज होता है वहां पर देखें कि आपके दिमाग में क्लिक करता है
या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो एक बार पलट के देख सकते हैं या फिर अपने आप वहां पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट धीरे धीरे याद करिए, तभी फायदा रहेगा। और याद करने का तरीका जो होगा, जो बेहतर तरीका होता है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से जो याद होगा वो कभी नहीं भूलेगा। और रट्टा मारने से तो टेबल 20 तक रट्टा मारते रह गए, मुश्किल से 5-10% लोगों को ही सच में अगर 20 तक टेबल पूछ लिया जाए तो आता है, अदरवाइज वही बचपन वाली कहानी होती है, भूल जाते हैं। 12, 12 एंड 13 के बाद भूल जाते हैं। 12 के बाद जो टेबल आपका याद होता है 15 का, और उसके बाद 20 का टेबल बीच का गायब हो जाता है। और बीच का याद भी होता है तो 5 जा 6 जा तक 5 गुना बोला जाए 16, 5 जा कितना होगा 80, 16 6 जा कितना होगा 96। उसके बाद जब 100 के पार वाला केस आएगा आउट हो जाता है। अधिकतर लोगों का यही केस है, मैंने ऑफलाइन क्लासेज में देखा इसलिए बोल रहा हूं। तो चलिए आते क्वेश्चन पे। पहले वह 6.67% इंक्रीज हुआ, यानी पहले था कितना 15, और 15 से एक इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, यानी 15 था, और एक इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 16। तो हम बात कर रहे हैं ये 2006 की बात कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट आएगा जो चेंज होने के बाद 2012 में पूरा ओवरऑल चेंज करने की बात कर रहे हैं। ये सारे चेंज होंगे तब ये आपका रेशियो बनेगा, और किस तरीके से बनेगा, क्यों ऐसा करते हैं, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है शुरू की वीडियो में कि सक्सेसिव पार्ट है, और ये आपको पता है सक्सेसिव पार्ट है तो किस तरीके से होगा। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी मैंने बताया था और चेंज वाले क्वेश्चन भी बताया था, तो वहां से आप ये जान सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। 1/15 इंक्रीज हुआ, यानी 15 से एक बड़ा 16। फिर आपका 6.67, फिर 1/15 इंक्रीज हुआ, उसके नीचे लिखा 15 से 1 इंक्रीज हुआ 16। ये वाला 1/16 होता है क्योंकि डिक्रीज हुआ है, यानी 16 से 1 डिक्रीज हुआ 15 हो गया। और फिर यहां पर वही बात आ रही है, फिर से 1/15 इंक्रीज हुआ, यानी 15 से 1 इंक्रीज हुआ 16, फिर 1/15 इंक्रीज हुआ, 15 से 1 इंक्रीज हुआ 16, फिर 1/16 डिक्रीज हुआ, यानी 16 से 1 डिक्रीज हुआ 15। तो ये आप देखिए कि 6 वर्ष के अंतराल पे अगर देखें 6 वर्ष में जो चेंज हुआ, तो शुरू में जो था और बाद में जो हो गया वो कितना परसेंट चेंज हुआ। तो अगर आप ये देखें, ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं ये पता है, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला लिख करके भी मैं करूंगा वही आएगा, लेकिन मैं फार्मूला नहीं लिखने वाला क्योंकि ये सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे चलते हैं, इसमें अगर देखें तो कैंसिल हो रहा है 15 कैंसिल, इधर वाला जो होता है और इधर वाला जो होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और रेशियो आ जाता है इनिशियल और चेंज होने के बाद लास्ट में जो हो जाएगा, यानी कि 2012 का रेशियो आ जाएगा। तो 15 कैंसिल, 16 कैंसिल, फिर यहां पर देखें कि क्या कैंसिल हो रहा है, 15 कैंसिल, 16 कैंसिल, यानी इधर कितना बचा, तो आप कह पाएंगे मल्टीप्लाई करना है जो बचा है, तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225, और इधर कितना आया, तो 16 इंटू 16 बाकी कैंसिल हो चुका है, तो 256। बोला गया है कि बताइए व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इफेक्ट ऑन सीमेंट प्रोडक्शन इन 2012 एज कंपेयर टू 2006 बेस ईयर माना जाए। तो अब बताइए कितना इंक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ा, तो 2006 के कंपेयर में 2012 का जो सीमेंट का प्रोडक्शन था वो कितना इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था सीमेंट इंडस्ट्री का कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपके 225 से 256 हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 31। किससे इंक्रीज हुआ है, तो 225 से, कितना परसेंट है, इनटू 100 किया 25, 4 एंड 25 9 टाइम, यानी आप देखें 4 124/9, अगर और इसको डिवाइड करके देखते हैं ये परसेंटेज का साइन रहेगा क्योंकि इंटू 100 किया है, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यानी 7 बचा, 27 मतलब 7/9%। तो 13 होल 7/9% जो सीमेंट का इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है, सीमेंट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है 13 होल 7/9% बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको पता चल गया कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेशियो मेथड क्यों यूज करना है, क्यों रेशियो मेथड यूज किया है या फिर फार्मूला यूज नहीं किया, तो वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। बेसिक ये क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके के दिखते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिखते हैं, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो कुछ न कुछ इसमें लॉजिक होता है, उन लॉजिक को समझना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन है कि इन a company the number of employee increases by X% and also their working hours increases by X%. Due to this the production of the company increases by 96%. Find the initial number of employee in company if total 240 new employees joined the company. अच्छा, ये बोला गया है किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या X% बढ़ा दी जाती है और
वर्किंग आवर्स मतलब काम करने के घंटे जो होते हैं और वर्किंग कार्य करने का जो समय है और कार्य करने का समय x% बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो कंपनी का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 96% बढ़ जाता है। यदि 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 टोटल 240 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं, यदि टोटल 240 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं, तो बताइए कि उस कंपनी में प्रारंभ में कुल कितने एम्प्लॉय थे। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी, मतलब प्रारंभ में उस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को करना है तो उसके लिए पहले समझना है, समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझना क्या है वो मैं एक एक पॉइंट समझाते चल रहा हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आपके होते हैं, मैन विमेन और ऐसे क्वेश्चन, तो उसके कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो उसमें क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो ऐसे करते थे, एक आदमी 1 घंटे काम करे, 1 घंटे काम करे तो एक चेयर बनाता है, एक कुर्सी बनाता है। ये क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी 1 घंटे काम करे तो एक चेयर बनाता है। ये क्या हुआ? प्रोडक्शन। ये क्या हुआ? प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन हुआ? एक चेयर का प्रोडक्शन हुआ, एक चेयर का उत्पादन हुआ, एक चेयर बन पाई। तो आप बताइए, एक आदमी 1 घंटे काम करे, एक चेयर बनाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपने सुना होगा ना, इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये जो है ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग कल्पना करके बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आप अपने दिमाग को ओपन करिए और इस क्वेश्चन में उसको सोचिए। उसको सोचना है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है। इसमें अगर आपका वेरिएबल्स के फॉर्मेट में दे दिया जाता है तो वहां पर दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर एक आदमी ही काम करे और अगर वो 1 घंटे की जगह अगर वो 5 घंटे काम करे, अगर वो 5 घंटे काम करे तो कितनी चेयर बनेगी। तो आप तुरंत बता पाएंगे कि चेयर की संख्या, क्योंकि एक आदमी 1 घंटे काम करता है तो एक चेयर बनता है, और एक ही आदमी 1 घंटे की जगह 5 घंटे काम करे, यानी टाइम जो है, आवर्स जो टाइम है वो 5 गुना कर दिया तो चेयर भी 5 गुना बनेगा, 5 चेयर बनेगा। प्रोडक्शन 5 गुना हो गया, टाइम अगर 5 गुना किया तो प्रोडक्शन भी 5 गुना हो गया। और अगर मैं यहां पर कहूं, यहां पर तो हो गया 5 चेयर बनेगा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक आदमी की जगह 8 आदमी काम करें और 5 घंटे काम करें तो कितनी चेयर बनेगी। तो अगर एक आदमी 5 घंटे काम करता है तो 5 चेयर बनती है। तो एक आदमी की जगह अगर 8 आदमी हो जाए, 5 घंटे ही काम करें तो 5 चेयर की जगह उसका 8 गुना चेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, श्योर बनेगी। यानी टोटल चेयर बनेगी 5 × 8 = 40 चेयर, 40 कुर्सियां बन जाएंगी। तो मेरे को बताना ये था, ये क्या था? ये था नंबर ऑफ पर्सन। ये क्या था? नंबर ऑफ पर्सन। और ये क्या था? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स यानी नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ पर्सन = प्रोडक्शन। तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि प्रोडक्शन निकालना हो तो कुल कितने इंप्लॉय थे और कुल कितने घंटे प्रत्येक इंप्लॉय काम करता है, उससे प्रोडक्शन आपका डिसाइड होगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जब हम चेंज करेंगे। तो वही लॉजिक अगर हम यहां पर यूज करते हैं और वही लॉजिक यूज करते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन निकालेंगे तो प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होगा, क्योंकि रेशियो निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू टाइम। टाइम आपका क्या दिया गया है? ये आवर्स में, वर्किंग आवर्स में दिया गया है। तो टाइम इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है इनटू टाइम बराबर प्रोडक्शन। तो बताइए पहले जो प्रोडक्शन रहा होगा और जो बाद में नया वाला प्रोडक्शन हो जाएगा उसमें क्या चेंज होगा, जो चेंज करने के अकॉर्डिंग। तो ये बोला गया है कि जो इंप्लॉय थे वो X% बढ़ा दिए जाते हैं। अगर इंप्लॉय X% बढ़ाए जाते हैं, अगर इंप्लॉय X% बढ़ाए जाते हैं यानी कि कुछ तो रहे होंगे, कुछ तो किसी रेशियो में बढ़ा होगा। वो x की वैल्यू नहीं पता है, मैं रेशियो नहीं पता है, तो X% बढ़ाने का मतलब मैंने कहा कि m से n हो गए। तो मैंने कहा X% बढ़ाएंगे तो मैंने कहा कि पहले m लोग थे और बाद में कितने लोग होंगे? n लोग हैं। किस रेशियो में बढ़े? m/n। जैसे मैं कहता हूं 20% इंप्लॉय बढ़ गए। 20% इंप्लॉय बढ़ने का मतलब कि पहले 5 रहे होंगे तो 1 बढ़ के 6 हो गए।
20% डिक्रीज हो गए तो 5 रहे होंगे, तो एक कम होकर के 6 हो गए। तो 20% अगर इंक्रीज डिक्रीज जैसे बोलता है वैसे कहा गया X% इंक्रीज हुए, तो आपको कुछ तो रेशियो होगा, नहीं पता है। मैंने कहा कि पहले M थे बाद में N हो गए। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले कितने थे, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय M थे। और अगर X% बढ़ गए तो कितने हो गए, तो हमने कहा कुछ तो हुआ होगा, नहीं पता, तो मैंने कहा कि M थे और बढ़ करके कितने हो गए, N हो गए। जो भी पर्सन थे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय M थे, अगर X% बढ़ाया तो कितना हो गया, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू नहीं पता है तो हमने कहा कि N हो गया, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स ले लिया। पहले M लोग थे और X% इंक्रीज हुआ तो N लोग हो गए। वैसे ही रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें, रेशियो में M से N रेशियो हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, जबकि वर्किंग आवर्स आपका इंक्रीज हुआ X%, अगर वर्किंग आवर्स भी X% इंक्रीज हुआ तो वर्किंग आवर्स X% इंक्रीज हुआ तो किस रेशियो में इंक्रीज हुआ, जब ये X% इंक्रीज हुआ तो इस रेशियो में इंक्रीज हुआ। तो वर्किंग आवर्स X% इंक्रीज होने का मतलब कि वर्किंग आवर्स भी M रहा होगा पहले, तो अब N हो जाएगा, उसी रेशियो में आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी इनटू हम कह सकते हैं कि वर्किंग आवर्स भी M/N के रेशियो में इंक्रीज हुआ, यानी पहले M आवर्स कम किया जाता था तो अब N आवर्स काम किया जाएगा, क्योंकि यहां पर टाइम जो है वो आवर्स में दिया गया तो हम आवर्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो अगर आवर्स होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। डे रहेगा तो डे ऊपर भी डे नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। M/N के रेशियो में इंक्रीज हुआ है। तो अब देखिए कि टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, M/M, और यहां नए वाला टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, N/N। यानी अब आपका जो टोटल प्रोडक्शन, इसके अकॉर्डिंग आपका रेशियो जो आएगा, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा, ये रेशियो आएगा कि पुराना वाला प्रोडक्शन और नया वाला प्रोडक्शन का रेशियो क्या आएगा। तो आपको पता है कि द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज बाय 74.24%। अच्छा, 74.24% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 74.24% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब देखिए 74.24 को अगर लिखना है तो आप लिखेंगे 74.24 और डिवाइडेड बाई परसेंटेज का साइन है नीचे 100 जाएगा और पॉइंट 2 प्लेस पर है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि दोनों ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो पॉइंट हट रहा है। अब आप देखिए कि रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो को डिवाइड करके रेशियो फाइंड करते हैं कितना आ रहा है। यहां पर अगर डिवाइड करें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें या 8 से डिवाइड करें, 8 से भी डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 8 से 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा ओके, किससे डिवाइड करें, हाँ 8 से, 8 9 जा 72 बचा 2, 8 2 जा 16, 16 का मतलब 8 8 जा 64। यहां से डिवाइड करते हैं अगर 8 से, तो 8 से 1 टाइम, 8 से कितनी बार गया 1 टाइम, कुछ कैलकुलेशन गलत ना हो बस ये देखना है। 8 से 1 टाइम गया, किसी परसेंटेज टेबल का मल्टीपल तो नहीं है, देखते हैं। 8 से कितनी बार गया 1 टाइम गया, 8 से 1 टाइम गया। इसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली बड़े नंबर से कर दूं तो क्या दिक्कत है, मैं ऐसे करता हूं कि अलग से करने की जगह डायरेक्टली क्वेश्चन में ही चलते हैं। आज ये कि बोला गया कि इन कंपनी का जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन वो 74.24%, पहले 100% रहा होगा तो बाद में हो जाएगा 100 प्लस 74.24, यानी पहले का प्रोडक्शन रहा होगा 100 तो बाद वाला प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 100 प्लस 74.24 यानी 174.24 और 0.24 के लिए 2 जीरो बढ़ा दिया। 174.24 यानी 0.24 नीचे है तो पॉइंट हटाना है, 2 प्लेस पर था तो 2 जीरो बढ़ा दिया। तो यहां से आ गया m स्क्वायर अपान n स्क्वायर इजिकल टू, m स्क्वायर अपान n स्क्वायर इजिकल टू क्या रेशियो आया। तो अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, चलिए डिवाइड करना ही स्टार्ट करते हैं। अभी डिवाइड कर रहे थे, थोड़ा सा लंबा दिख रहा था तो छोड़ दिया, लेकिन अब डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड हो रहा है या फिर स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इसका। चलिए पहले हम लोग डिवाइड ही करके देखते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 8 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो क्या, हाँ होगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, ठीक है। और 8 से डिवाइड करें तो 8 से 1 टाइम बचा 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 0, 1 2 5 0 आ गया। अब अगर आप इसको और आगे चलते हैं, कैलकुलेशन तो लग रही है थोड़ी बड़ी, फिर भी देखते हैं कि कितना आ रहा है इसका आंसर। देखते हैं और कुछ से डिवाइड हो रहा है। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करें 2 से 6 125 का डबल हो गया। और अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 0
और 2 8 जा 16, 2 9 जा 1089, यानी 625/1089 आ गया। तो m अपान n इजिकल टू आ जाएगा √625/1089, और 625 अगर देखें तो ये 25 का स्क्वायर होता है, और 1089 स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया है। अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है अपनी भी, जो भी वीडियो है चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइए, 3 कैलकुलेशन के चैनल, उसमें उस प्ले लिस्ट में कैलकुलेशन का पार्ट करके नाम दिया है, उसमें 3 आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया है। तो वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपका 1089 जो आएगा वो 33 का, अगर देखें तो 1089 कितने का आएगा, तो 33 का आएगा। अगर आप देखना चाहें तो 33 इंटू 33 कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9, अगर देखें तो 9 9 9 18 1 9 1 0 1089 आ रहा है, यानी यही तो आया। तो अब आप समझ पाएंगे कि आप बताइए नंबर ऑफ एम्प्लॉय किस रेशियो में बढ़े थे, m/n, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय किस रेशियो में बढ़े थे, m/n, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले के कंपेयर में कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 8 रेशियो ज्यादा है। बाकी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं ना कि आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना होगा कि कितना आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया इफ द टोटल 240 एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, तो ये आपका नंबर ऑफ आवर्स है, और ये आपका किस रेशियो में बढ़ा है, m/n, और ये m/n किस रेशियो में बढ़ा है, 25:25:33। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना रेशियो एम्प्लॉय ज्यादा जुड़े हैं, नए एम्प्लॉय है 8 रेशियो। तो जो 8 रेशियो है, इस 8 रेशियो की वैल्यू हमें बताई गई है कितना, 240। 8 रेशियो की वैल्यू अगर 240 बताई गई है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और अगर 1 रेशियो 30 आ गया तो 25 रेशियो कितना आ जाएगा, तो इंटू 30, 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 750 एम्प्लॉय। ये आपका आंसर हो गया। 750 एम्प्लॉय उस कंपनी में थे। उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय थे, तो सीधा सा आंसर देंगे आप, 750 एम्प्लॉय थे उस कंपनी में। शुरू में कितने एम्प्लॉय थे, 750 एम्प्लॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो आप देखेंगे क्या होगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखें ध्यान से समझे तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं समझते तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई भी अगर आप देखते हैं वेरिएबल्स दिखाई देता है तो तुरंत दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है, इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज बाय x% एंड x by 2% ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड, but decreases by x% and x by 2% during the second and fourth year respectively. If the salary decrement during 4 years is rupees 24,800, then find the initial income of person if during first 2 year total salary decreases by 4%. बोला ये गया है किसी आदमी की आय पहले वर्ष और तीसरे वर्ष x% और x by 2% बढ़ती है, लेकिन दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष क्रमशः x% और x by 2% घटती है। अगर इन 4 वर्ष के दौरान उसकी कुल आय 24,800 रुपए घटी है, तो बताइए उसकी प्रारंभिक आय, उस आदमी की प्रारंभिक आय कितनी थी अगर पहले 2 वर्ष में उसकी सैलरी 4% घटी है। तो अगर पहले 2 वर्ष में उसकी सैलरी 4% घटी है तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट जो पीछे की क्लास में पढ़ा है आपने, बहुत शुरू की क्लास में बहुत बेसिक कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती ज्यादा। उन कंसेप्ट का यूज कैसे करना होगा उसको आपको समझना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में केवल एक कंसेप्ट यूज होता है तो वो बड़ा आसान क्वेश्चन दिखता है, लेकिन एक से ज्यादा कंसेप्ट यूज होंगे जैसे ही वैसे ही आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बोला गया कि पहले वर्ष उसकी जो आय थी वो x% क्या हुई, इंक्रीज हुई। दूसरे वर्ष उसकी सैलरी जो आय थी, सैलरी थी तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, 4 वर्ष की बात की गई। पहले वर्ष और तीसरे वर्ष बोला गया है फर्स्ट एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली x% एंड x by 2% इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज कब हुई है, पहले वर्ष x% और तीसरे वर्ष x by 2%। उसके बाद बोला क्या गया है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष डिक्रीज हुई है। कितना डिक्रीज हुई है, तो आपको बताया गया कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रमशः
नहीं लिखा है तो मैं बोल रहा हूं, क्रमशः x% और दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष क्रमशः x% और x/2% डिक्रीज हुई है। तो हमने लिख दिया ये भी। तो अब आप बताइए कि यहां तक तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ जो कंडीशन है यहां तक की, कहां तक की, यहां पर तक की, ये तीसरे लाइन के या चौथे लाइन के यहां तक की, तो हमें पता चल गया कि ये दिया गया है। अब उसके बाद बोला गया कि 4 वर्ष के दौरान उसका सैलरी इतना डिक्रीज हुआ है। तो यहां से तो कोई डायरेक्टली लिंक है नहीं कि वहां पर हम उसका यूज करना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, देन फाइंड द इनिशियल, यहां भी नहीं पता चलेगा। इफ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर टोटल सैलरी डिक्रीजेज बाई 4%। अच्छा, पहले 2 वर्ष के दौरान उसकी टोटल सैलरी जो है ना वो 4% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ये हमें पता चल गया। पहले 2 वर्ष के दौरान उसकी सैलरी 4% डिक्रीज हुई है। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, बताया था, और एक और कंसेप्ट बताया था मैंने, अगर आपको बताया है, याद होगा आपको, तो एक फार्मूला बताया था a + b + a × b/100। अगर एक के ऊपर एक, क्योंकि पहले वर्ष x% इंक्रीज हुई या जो हो गई उस पर फिर अगले वर्ष x% डिक्रीज हुई, फिर जो हो गई उस पर x/2% इंक्रीज हुई, फिर जो हो गई उसके ऊपर x/2% डिक्रीज हुई। ये सक्सेसिव पार्ट है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका ये फार्मूला सक्सेसिव पार्ट कितना % चेंज होगा ये आप निकालते थे, इस तरीके से निकालते थे। या फिर दूसरा ये था कि जितना इंक्रीज हुआ, अगर मैं कहता हूं कि इंक्रीज हुआ, ये वाला पार्ट भी इंक्रीज हुआ, मैंने कहा कि इंक्रीज हुआ x% और फिर डिक्रीज हुआ x%, फिर डिक्रीज हुआ x%, तो ओवरऑल कितना % चेंज होगा। तो अगर आपको याद होगा x²/100%, ये फॉर्मूला यूज था। और यहां पर भी देख लीजिए इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो अगर हम यहां लिखते हैं +x तो यहां पर आएगा -x, और प्लस यहां प्लस माइनस होगा तो यहां पर साइन आ जाएगा -x²/100%, ये कैंसिल, यानी x²/100% डिक्रीज होगा। तो अगर आपको ये पॉइंट पता है तो पूरा लिखने की जरूरत थोड़े ना है। आप कहेंगे कि पहले वर्ष x% इंक्रीज हुआ है, दूसरे x% डिक्रीज हुआ है, यानी ओवरऑल x% अपान x²/100% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओवरऑल x²/100% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पता होना चाहिए आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, शुरू की वीडियो देखा होगा और अच्छे से पढ़ते आए हैं, कहीं पर भी पढ़ा होगा अगर इन सब से मतलब सारे कंसेप्ट परसेंटेज के, तो आपको पता होगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं परसेंटेज के, तो कंफर्म हम ये मान के चलेंगे कि आप सब लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर मेरी वीडियो पूरी देख चुके हैं तो आप सारे कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। तो एक जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हुआ और सक्सेसिव पार्ट है, तो डायरेक्टली x²/100% क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कितना दिया गया है, 4% बराबर 4%। तो अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि माइनस आ रहा था, यहां तो माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस का मतलब डिक्रीज होता है और यहां भी डिक्रीज है, तो वो आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी x² बराबर कितना आ जाएगा, 100 × 4 400, और ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर x की वैल्यू आ जाएगी 20%, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 20 आ रही है, मतलब 20% हमने लिख दिया, बट x की वैल्यू 20 आ रही है। तो आपको पता चल गया कि पहले वर्ष कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो आपको यहां पर पता चला कि पहले वर्ष इंक्रीज हुआ है 20%, दूसरे वर्ष 20% डिक्रीज हुआ है, तीसरे वर्ष x/2 यानी 20/2 यानी 10% इंक्रीज हुआ है, और चौथे वर्ष यानी 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। x/2 की वैल्यू तो 10% आएगी, डिक्रीज हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले कंसेप्ट पे। अच्छा, अब आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहां पर मैं कर रहा हूं, जो बोला गया पहले वर्ष 20% इंक्रीज हुआ, 20% होता है 1/5। 1/5 इंक्रीज होने का मतलब 5 था, तो एक इंक्रीज होकर 6 हो गया। और दूसरे वर्ष भी 20% मतलब 1/5 है, लेकिन डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 5 था, एक कम हुआ, 4 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बोला गया तीसरे वर्ष 10%, जो कि वो 1/10 होता है। 1/10 अगर इंक्रीज हुआ है तो 10 था, 1 इंक्रीज हुआ, 11 हो गया। और थर्ड के बाद फोर्थ ईयर 1/10, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो 10 था और 1 डिक्रीज हुआ, कितना हो गया, 9 हो गया। 1 डिक्रीज हुआ, कितना हो गया, 9 हो गया। तो बताइए 4 वर्ष के दौरान कुल कितना डिक्रीज हुआ। तो आप कह पाएंगे यहां पर, तो पहले तो आप देखो 4 है, 2 से 5 और 2 से 5 तो 4 कैंसिल पूरा। तो इधर कितना गया, 5 × 5 × 5 × 5 = 625। और इधर कितना आ गया, 9 × 11 99 × 6 594। अब बताइए कि पूरे 4 वर्ष के दौरान, मतलब 4 वर्ष के बाद जो इनिशियल था और आफ्टर 4 ईयर इन सारे चेंज के बाद जो रेशियो आया, इतना आया। तो यहां के अकॉर्डिंग कितना
यहां के अकॉर्डिंग कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां के अकॉर्डिंग जो डिक्रीज हुआ है 594 है, 25 31 डिक्रीज हुआ है। तो जो 31 डिक्रीज हुआ है ओवरऑल 4 वर्ष के दौरान, वो आपको कितना दिया गया है, 24,800। तो जो 31 रेशियो है वो 24,800 रुपए के बराबर है। एक रेशियो कितना आएगा, 31 से डिवाइड करो, 800 रुपए आ गया, और एक रेशियो 800 रुपए आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द इनिशियल इनकम ऑफ द पर्सन। इनिशियल इनकम ये है और 4 वर्ष में चेंज होने के बाद ये है। तो अगर एक रेशियो 800 है तो इनिशियल इनकम यानी 625 की वैल्यू कितनी होगी, 625 इंटू 800 इज इक्वल टू 5 आंसर होगा 5 लाख, 5 लाख। यानी आप कह सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आपका आंसर आ चुका है कि इस कंडीशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल जो आमदनी थी आदमी की वो 5 लाख रुपए थी। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।